शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने लाइट कवर कर लिया, ह्यूमन आई कवर कर लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइट का वेटेज 10 नंबर का है, बिल्कुल मिस मत करना। ह्यूमन आई 2 पल के लिए साइड कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, 3 नंबर का है बस। इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का है, थोड़ा डिफर करता है बोर्ड में, कभी 6 नंबर का, कभी 7 नंबर का, ऐसे वो लोग कभी कभी चेंज करते हैं। लास्ट ईयर 7 नंबर का था, अब इस ईयर देखते हैं क्या होगा। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आप थ्योरी पे फोकस नहीं करिएगा, थ्योरी है भी बहुत कम, कुछ कुछ है 1-1 नंबर की आ जाती है। कभी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन आ जाएगा, कोई चीज़ डिफाइन करने को आ जाएगी, कोई चीज़ इक्वेशन लिखने को आ जाएगी। थ्योरी पे कम फोकस होगा, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। कुछ पार्ट न्यूमेरिकल्स के टफ होते हैं इसके, कुछ पार्ट बिल्कुल ईजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, इस टाइप का होता है। 2-3 पार्ट इसके टफ होते हैं, लेकिन वो भी बोर्ड में डिवाइडेड होता है कि हाँ ये आना ही आना है, ठीक है। जैसे एक सीरीज पैरेलल का इसमें क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो थोड़ा टफ ही आता है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि इजी देंगे बोर्ड में, बट इससे थोड़ा टफ न्यूमेरिकल आ जाता है इस चैप्टर से, इसकी थोड़ी यही चीज़ दिक्कत है। बाकी जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए इसका PYQ करेंगे आप, ठीक है। PYQ कर लो, हर साल वही रिपीट होता रहता है, जो 2013 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, वही बार बार रिपीट करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाते, ये है कि रिपीटेड होता रहता है। तो PYQ, बायो का PYQ दिया है मैंने, करो, मुझे सबमिट मत करना। 91 क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी टू चेक कि मैं चेक कर लूँगी एक बार में, आप उसको सॉल्व करते रहिए धीरे धीरे करके, और डाउट्स एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, फिर मैं उसके डाउट्स ले लूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे बात नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे चार्ज पे, ठीक है। चार्ज पे बात करते हैं। क्या होता है चार्ज बच्चा? चार्ज क्या होता है यार, सुना है ये तो। फ्लो क्या है, नेगेटिव या करंट का फ्लो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट फ्लो कह रहा है तो हम उसको चार्ज बोल देंगे, ठीक है। तुम लोग का ये कहना है। 9th में मैटर पढ़ा है तुम लोगों ने? मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आपने? मैटर के पास क्या होना चाहिए, किसी भी मैटर के पास? मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, 2 ही चीज़ पढ़ी है, ठीक है। 9th में आपको यही 2 चीज़ पढ़ाई जाती है। 10th में आने के बाद एक चीज़ और ऐड हो जाती है, किसी भी मैटर के पास चार्ज भी होता है बेटा, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी पहले से उसके पास है, आप कुछ बना के नहीं दे रहे, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे, वो पहले से है। इस बॉटल के पास कुछ चार्ज होगा, इस आपके अगल बगल कुछ भी मैटर है तो उसके पास कुछ चार्ज है, ठीक है। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास और वॉल्यूम उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। 10th में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, चार्ज आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्ज आपके 2 टाइप के होते हैं, आपकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैसे फील करते हैं चार्ज को? ठंडियों के दिन में बहुत फील किया होगा, ब्लैंकेट ओढ़ो, ब्लैंकेट रिमूव करो, बहुत तेज़ से अजीब सा शॉक सा लगता है, ठीक है, स्पार्किंग सा फील होता है आपको। अचानक कोई चीज़ टच हो जाती है, कॉम से आप अपने हेयर को रब करते हैं, पीसेज ऑफ पेपर को जब अट्रैक्ट करते हैं तो भी कहते हैं ना चार्ज हो गया, अपने आप हेयर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं चार्ज हो गई बॉडी, तो ये वही चार्ज है। लेकिन क्या ये हमेशा रहता है ऐसा आपकी बॉडी में? नहीं रहता, ये कुछ टाइम भर के लिए रहता है, ठीक है। देखो, चार्ज का मतलब सिर्फ आपको इतना समझना है 10th में कि चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, इससे सवाल नहीं आएगा बोर्ड में, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो सेम चार्जेस होते हैं वो नेचर में कैसे करते हैं? सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इतना ही आपको जानना है, ठीक है अभी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको करंट नहीं पढ़ना है, 10th इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक, करंट 12th का सिलेबस है, ठीक है। पूरा 12th करंट के आगे पीछे घूमेगा, 10th में सिर्फ स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ठंडियों में आप कुछ भी फील करो, कुछ अचानक से चेयर टच हो रही है या आपका वार्डरोब टच हो रहा है, आप अपने कपड़े रिमूव करते हो, हेयर्स टच करते हो, अचानक आपको स्पार्कलिंग फीलिंग आती है, ये कुछ देर के लिए आती है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा आपको ऐसा फील होता रहता है। झटके से टच करोगे तो फील होगा, तो कहते हैं अरे चार्ज आ गया उसमें। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक जगह आकर इकट्ठा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, जब कोई चार्ज कुछ टाइम के लिए एक जगह आकर इकट्ठा हो जाए, वो चले नहीं, मतलब आके बस जमा हो गया, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रुका हुआ है वो चार्ज, कुछ देर के बाद अपने आप वो
बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अपने आप वो नेचर में मिक्स हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्टैटिक। ठंडियों में जो फील करते हैं हम, कॉम वाला एग्जांपल भी है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इस रूम में अभी चल रही है, इस वायर में कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कंटिन्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चल रहे हैं वो, तो उसको करंट बोलेंगे, ठीक है। स्टैटिक का मतलब चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, तो हमें स्टैटिक पढ़ना है, करंट नहीं पढ़ना अभी। क्लियर हो गया इतना? तो हेडिंग डाले चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पे, डाले चार्ज, हेडिंग डाले। देखिए, इट इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, intrinsic property of a matter, it is the intrinsic property of a matter to attract or repel any object, to attract or repel, intrinsic property of any object, any matter ऐसे भी कर सकते हैं, to attract or repel any object, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी लिख लो। टू टाइप्स चार्ज के लिख लो, ये भी मेंशन कर दो। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी लिख लो। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब आना चाहेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आज मैं बस ओम्स लॉ तक ही कराऊंगी, ठीक है। मैंने बैच 2 को भी वहीं तक कराया, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग छुट्टियों जब कल से शुरू करेंगे तो 2-2 घंटे की क्लास में। ये चैप्टर वैसे भी थोड़ा आराम से चलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पीपीटी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर में ज़्यादातर समझाने वाला है। चार्ज हो गया, चार्ज इतनी ही छोड़ दो, इससे ज़्यादा चार्ज के बारे में आपको कुछ नहीं समझना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ। एक छोटा सा टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस पे फॉर्मूला है। आया क्यों है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में कि क्वांटाइजेशन नाम का कोई टॉपिक मिल जाएगा, नहीं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कहाँ से आया ये वर्ड? मैथ में सुना है ना, क्वांटिफाई करना, कोई चीज़ को फिक्स करना। क्वांटिफाई का मतलब होता है हमने किसी चीज़ को फिक्स कर दिया। अगर मैं बोलूँ दर्जन, आप क्या समझते हैं इससे? 12, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यही समझते हैं। आपने 9th में शायद ये नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक पिछले साल ये कट गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स है। अगर मैं मार्केट में जाके बोलूँ कि मुझे 1 दर्जन बनाना दे दो, तो ऑफकोर्स है वो मुझे 12 ही केले देके जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ किस चीज़ को फिक्स कर रहे हैं? चार्ज को, ठीक है। आपको एटम का स्ट्रक्चर याद है? बोल, ऐसे मत किया करो यार, सेल पे मत जाओ, ठीक है। अभी मैं रफली सा बना रही हूँ। ये मान लो एक एटम का न्यूक्लियस से बड़ा बना रही हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बोल दो तब, बस यही बच गया अब। ये इसके क्या बना रही हूँ? इसके सेल्स बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखो, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो कैद है न्यूक्लियस के अंदर, ये तो बाहर नहीं आ सकते। बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही सारा खेल करता है चार्ज का। अगर मैं जब भी चार्ज बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप इसका मतलब किससे लगाएंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकल ही नहीं सकते, ये तो कैद है न्यूक्लियस के अंदर। निकलने वाला तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो अपने ऑर्बिट्स में कंटिन्यू घूमता रहता है। ये भी कैसे निकलता है वो भी समझाएंगे जब मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगी तो, ठीक है। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फिक्स करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, सिंपल, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैसे तो के सेल में कितने होते हैं? 2 होने चाहिए, मैं फिर रफली एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेटेड है, ठीक है, आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अभी कूलम क्या होता है बताती हूँ। ये एक वैल्यू है, ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज अपने अंदर लेके बैठा है। ये एग्जाम में गिवन नहीं होगी, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी स्कूल में गिवन हो जाती है, लेकिन बोर्ड में तो कभी गिवन नहीं होगी। ये वैल्यू आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा था, ठीक है। चार्ज को बेटा डिनोट कैसे करते हैं, देखो चार्ज को फिजिक्स में डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो कैपिटल क्यू यूज़ कर लो या तो आप स्मॉल क्यू यूज़ कर लो। ये टोटली आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है, आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। दोनों पे नंबर मिल जाएगा, आप कैपिटल भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, स्मॉल लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। चार्ज का डिनोशन है क्यू और इसकी एसआई यूनिट है, और इसकी एसआई यूनिट है कूलम। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, इसकी एसआई यूनिट है कूलम, इस साइंटिस्ट के नेम पे है। कूलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से। जैसे मुझे लिखना है 12 कूलम का चार्ज, ठीक है, तो कैसे लिखूंगी, Q = 12C, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बार बार चार्ज नहीं लिखेंगे कॉपी में, आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q का मतलब ही चार्ज हो गया और C का मतलब ही उसकी SI यूनिट हो गई। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी SI यूनिट हो गई, ठीक है। वही लिखा है मैंने, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 16 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो अभी तो इजी है, ठीक है, 2-3 तक तो मसला बहुत इजी हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है, ये मैथ्स का AP नहीं है, थोड़ा चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए फिजिक्स वाले ने एक फॉर्मूला दिया है, वो फिजिक्स वाला नहीं, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कि जब आपको एक का है तो मसला, आप मान लो चार्ज की दुकान पे गए और आपने बोला भाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे दे, तो वो तुम्हें ये इतना दे देगा, 2 मांगा तो इतना दे देगा, 3 मांगा तो इतना दे देगा, तो उन्होंने बोला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दो, तो वो मसला फंस जाएगा। तो वहाँ के लिए एक फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया है, आपको फॉर्मूला ही याद करना है, Q = NE। ये चैप्टर का पहला फॉर्मूला है। इस पूरे चैप्टर में 12 से 13 फॉर्मूले हैं, एक जगह सारे फॉर्मूले को लिख लेना। पहली शुरुआत आज हो रही है पहले फॉर्मूले से, ठीक है। Q का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे था। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अरे क्या करूँ अब मैं, वो एंड टाइम में नहीं बोल सकती ना, मैथ्स नहीं है, तो मुझे तो फॉर्मूला बताना है, ठीक है, मजबूरी है। मैं ये नहीं बताऊंगी तो फिर आधी रह जाएगी। NCERT तो यही लिखती है, ठीक है, एंड टर्म करके नहीं लिखते वो AP के स्टाइल में, ठीक है। अच्छा, जहाँ चार्ज लिखा है वहाँ लिखिए, द डिनोशन ऑफ चार्ज इज कैपिटल Q और स्मॉल q। The denotation of charge is capital Q or small q, and its SI unit is coulomb, ब्रैकेट में कैपिटल C, and its SI unit is coulomb, 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 कूलम, कैपिटल C, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब लिखो, ये वो फिर से लिख दूँ, QU क्वांटाइजेशन लिख लो, QUANTISATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के ये तीनों डिनोशन लिखो ऐसे करके, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझाया है मैंने, बस फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखो और कुछ नहीं, वो तो समझाया है मैंने आपको कि मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया, ठीक है, फिक्स किया है मैंने, ठीक है। अब बच्चा इस फॉर्मूला पे बोर्ड में या प्री बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल रिपीट होता है। मैं ये नहीं कह रही वो बोर्ड में आ जाएगा, बट प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं स्कूल एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, बट 1 नंबर का आता है। छोड़ना आपके ऊपर है, करना आपके ऊपर है, ठीक है, मेरा काम है करा देना। इसका डिनोशन लिख लिया सब कुछ, क्वेश्चन लिखिएगा। Calculate the number of electrons, calculate the number of electrons
that constitute, calculate the number of electrons that constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम को पूरा 1 कूलम लिखना मत शुरू कर देना, 1c लिखेंगे सिर्फ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, मैं कराती हूँ कैसे करते हैं, थोड़ा ट्राई करो, अपने अपना करना, दिमाग दूसरे का मत ले लेना, थोड़ा ट्राई करो। एक ही नंबर का है, टेंशन नहीं लो इतना। तुम्हें ये कह रहा है कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये, कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। बच्चा फॉर्मूला तो यही लगेगा तुम्हें, तो ऐसे हवा में नहीं, पूरा सॉल्व होगा ये, हवा में नहीं सॉल्व कर सकते आप। फिर कह रही हूँ हवा में सॉल्व कर रहे हो, फॉर्म वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉल्व करो, n निकालो, वहाँ से n निकालो, n निकालो, थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं करती हूँ बोर्ड पे। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, जिनको ना समझ में रख लेना आंसर। ऑप्शन ही क्या है फिर तो। ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश नहीं करोगे बच्चा ठीक है, सॉल्व करो। ये तो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप? आंसर बता दो, मुझे याद है आंसर। और सॉल्व उसको, फिजिक्स सॉल्व मांगता है, फ्रैक्शन में चीज़ें नहीं मांगता फिजिक्स। यस, कितना तो फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन है। केले लेने जाओगे तो बोलोगे मुझे 3/2, ये 3/6 केले दे दो, ऐसे चीज़ें होती हैं। हद है यार, चार्ज कैसे मैं फ्रैक्शन में कर सकती हूँ? पॉजिटिव होना चाहिए भाई, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तुम लोग को सॉल्व करने नहीं आता होगा ये, मुझे पता है। द मेन थिंग इज दैट कि तुम लोग को सॉल्व करना नहीं आता ये तो मैथ्स है। ये मैथ्स है। कर रहे छी रे छी, क्या मैथ्स पढ़ते रहे तुम लोग। बात मत करो, देख लो अब दो, ठीक है देख लो। n इजिकल टू क्यू अपॉन ई करेंगे, Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ आके रुक गए, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रॉन का नंबर बता रहा है, कैसे बताओगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं? -19 है पावर में, ऊपर जाके प्लस, तो 10 पे पावर 19, नीचे 1.6। कटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, 10 और 16 को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, 10 के ऊपर 19 है ना, इसका 1 0 यहाँ उतार लो, इसका 1 0 यहाँ उतार लो, तो ये कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना बढ़ जाएगा 10 टू द पावर 18 अपॉन 16। अब तो सॉल्व कर दो, 4 से ले जाओ इसको। मैंने वो 10 टू द पावर 20 कर दिया था। उसमें ऐड कर दिया ना पॉइंट। अरे मेरी कैलकुलेशन मत देखो, अब मैं कटाना थोड़ी ना सिखाऊंगी कि 100 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 16, ये खुद से सॉल्व करो यार। तुम लोग मेरा देखोगे गधो कहीं के, अपना करो। मैंने हटा देना है, मैंने तो रखना भी नहीं है, तुम लोग अपना सॉल्व करो, सीखो मैथ सीखो जाके। कितना आया आंसर? बताओ कितना है? लेकिन छाप लिया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 17 ले भाई 17 आ गया। एक ही 0 उतारा ना मैंने, 19 में से एक ही 0 उतारा ना, तो 18 ही हुआ ना, 100 हो गया वो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? अब सुनो, ठीक है, पॉजिटिव में है वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है। अगर मैं बोलूँ 1 कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तब जाके कितने कूलम का चार्ज बना पाएंगे ये
ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि पॉजिटिव में है, वो माइनस में नहीं है, ठीक है। तो कूलम की वैल्यू कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही नहीं है। 12th में पढ़ोगे तो कूलम में कोई बात ही नहीं होती, सब इसकी छोटी वैल्यूज़ में बात होती है। या तो ये याद कर लो या तो सॉल्व करना सीख लो, ठीक है। ये याद नहीं क्वेश्चन याद कर लो, नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन बोल गो। नहीं आया ना, बस आंसर ले लिया कैसी वाहियात बातें करते हो यार। ये क्या एक नंबर तुम्हारा मुंह देख के दे देगा वो कि 6.25 लिख दिया तुमने? तुम्हें पूरा सॉल्व करना है बाकायदा, जैसे मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। बस चुप गधा, ठीक है, मत करो, हो गया अब, ठीक है। सॉल्व करना सीख लेना। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो 1 कूलम का चार्ज कंस्टिट्यूट करेंगे। 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, हो गया भाई, हो गया, ठीक है। 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम जब भी कूलम की बात करेंगे तो 10th में तो कूलम चल जाता है, बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको कभी कभी चीज़ें मिली कूलम या माइक्रो कूलम में दी होगी, तो उसकी वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। एक होती है छोटी वैल्यू, दैट इज़ मिली कूलम, ठीक है। एक होता है माइक्रो कूलम। मिली कूलम को डिनोट करने का तरीका है स्मॉल m और कैपिटल C। डिनोशन गलत मत करना, कैपिटल M मत कर देना। माइक्रो कूलम का डिनोट करने का तरीका U लिखो और ऐसा नंबर लाइन करो, ठीक है। ये U नहीं है, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ये म्यू है और कैपिटल C। मिली कूलम को लिखने का तरीका है स्मॉल m कैपिटल C। माइक्रो कूलम को लिखने का तरीका है म्यू और कैपिटल C, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो, इसकी पहली वाली की वैल्यू है 10⁻³ कूलम। कन्वर्जन यूनिट्स हैं इसकी, ठीक है। कन्वर्ज कैसे करोगे, ऐसे करना है। माइक्रो कूलम की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6 कूलम। देखो इतना ज़्यादा नहीं आता 10th में, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन इसी में आ जाएगा मिली और माइक्रो में, बट अगर मे भी आ गया, मैंने अभी तक बोर्ड में नहीं देखा है, बट बुक कहती है कि छोटी यूनिट्स आपको आनी चाहिए कन्वर्जन करना। तो आप जहाँ पे लिखा है ये कन्वर्जन यूनिट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये यूनिट लिख लीजिए कि 4 कूलम को हम छोटे यूनिट्स में भी डील करते हैं। एक होती है मिली कूलम, एक होती है माइक्रो कूलम, और इसकी ये यूनिट 10⁻³ कूलम और 10⁻6 कूलम लिख लो। सिर्फ लिख लो, ज़्यादा आता नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा आ गया। हाँ MC है वो, स्मॉल m और कैपिटल C। चले बड़े आ गए हम लोग। हाँ खूब बातें कर लो। ये आयुष्मान और हिमांग बर्बाद होने के लक्षण पूरे दिख रहे हैं। हम पीछे बोल रहे हैं, कुछ बोलना भी ये माफ मत करो, नैन और हिमांग और आयुष्मान तीनों मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दो, इस वाले क्वेश्चन को रखना संभाल के, कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। घुमा के कैसे भी पूछेगा, ज़रूरी नहीं है मेरी लैंग्वेज में पूछेगा, वो कैसे भी घुमा के पूछेगा, बट क्वेश्चन तो यही रहेगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 कूलम का चार्ज बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा सा आपको ना कंडक्टर के बारे में समझना है। कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, और सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो 50% करने देते हैं, 50% रोक लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ थोड़ा कंडक्टर के बारे में आपको जानना है। देखो किसी भी कंडक्टर का एटम कैसा दिखता है, पहले वो देखो कि इसके पास ऐसी क्या खासियत है कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। इसके पास ऐसी क्या खास चीज़ है, इससे सवाल आएगा कि इसके पास क्या है, ठीक है। मैं इसका एक एटम बना रही हूँ, न्यूक्लियस है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इस ये एक कॉपर कंडक्टर, मान लो कॉपर का ही बना रही हूँ। इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा, इसका एटम थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। किसी भी कंडक्टर का एटम कैसा है, साइज़ में बड़ा है, ठीक है। अब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन्स बना दूं, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, एटम में क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का, मास तो कंस्टिट्यूट करता है, ये और क्या करता है, थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियस का काम ये है कि इसका काम सिर्फ एटम में इतना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है कि वो अपने ऑर्बिट में घूम सके।
अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आवारा हो जाएंगे, कहीं भी इधर उधर भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये नेचर जैसा दिखता है इतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऑर्बिट में होल्ड करके रखता है ताकि वो अच्छे से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके। अब भाई देख, पास वाला इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना ईजी है, इसको बहुत आराम से कर लेगा, इसको भी बहुत आराम से कर लेगा, इसको भी कर लेगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, लास्ट वाला ऑर्बिट में। ऐसे तो बहुत ऑर्बिट होंगे ना, मैंने तो ऐसे रफली 3 बना के दिखा दिया। अब एक्चुअली होता क्या है, बड़े एटम होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड हो जाता है कम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री। ये क्या करेगा, इतना अच्छा होल्ड ना होने की वजह से ये अपने ऑर्बिट में से जंप कर जाएगा, ये अपने ऑर्बिट में से जंप कर जाएगा। ऐसा एक नहीं करेगा, ऐसा मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। ये तो एक रफली एक एग्जांपल, एक ही एटम थोड़ी ना होगा उसके अंदर, कितने सारे एटम्स होंगे। अगर एक एटम से भी एक जंप होने लगा तो सोचो कितने सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। तो बड़े एटम होने की वजह से न्यूक्लियस अपना होल्ड खो देता है लास्ट वाले ऑर्बिट पे और इलेक्ट्रॉन्स जंप हो जाता है। और जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब अपने ऑर्बिट से जंप हो जाते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मान लो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या ये एक जगह रुके रहेंगे? नहीं, फिर ये फ्लो करना शुरू करेंगे कंडक्टर के अंदर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं तो करंट अपने आप पास होने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स को चलने को ही करंट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रुका है तब तक करंट रुका है, अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो उसको बोल देंगे वो करंट को पास करने लगेगा। तो कंडक्टर के पास ऐसी क्या खासियत है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बस ये आएगा, इसको लिख देना, ये एटम का डायग्राम बना देना और दिखा देना कि लास्ट वाले ऑर्बिट पे होल्ड खो देता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन पूछेगा कि कंडक्टर के पास ऐसा क्या है। जितना बड़ा आइटम है तो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। हाँ, उतना अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि उतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, वो उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब इंसुलेटर कैसा होता है देखो, अब भैया इंसुलेटर ऐसा है छोटा सा, अब न्यूक्लियस आखिरी तक को पकड़ के बैठा है इलेक्ट्रॉन्स को, वो फ्री होने ही नहीं दे रहा। जब फ्री हो नहीं रहा, वो फ्लो हो ही नहीं पा रहा, वो फ्लो हो नहीं पा रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में। तो हेडिंग डालिए कंडक्टर्स, और जितना समझ में आया लिख लो कहानी। पहले लिख लोगे कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। अपने मन से लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखना सीखो। इंग्लिश कैसे लिखोगे एग्जाम में, रट के थोड़ी ना जाओगे। दैट हैव एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। अभी बेसिक्स हैं चैप्टर के, ठीक है, ये सब, बट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है ये सब। फिर लिख लेंगे बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स हैव एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट। और एटम का डायग्राम बना के ज़रूर दिखाओगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हो रहा है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वाइवा वगैरह होता है आपके स्कूल में? अब 10th में वाइवा बंद है, होगा मेरे ख्याल से तो बंद ही हो गया है, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था। अगर वाइवा में होता था, वाइवा में ऐसे सवाल बहुत पूछता है कि कंडक्टर के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसको देता है। हाँ बनाओ, बड़ा इलेक्ट्रॉन बना के एटम बना के दिखाओ। अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन बना के दिखाओ कि वो फ्री हो गया है। कौन कौन बच्चा एब्सेंट है आज? डेविन एब्सेंट है, ठीक है। एक वीडियो बना लो, पूरी क्लास भरी तो हुई है, पूरी क्लास भरी है, एक अच्छी सी वीडियो बना लो, पढ़ाते हो बनाओगे। ये अच्छा बनाएंगे आप, जाओ ये चले, बड़े आ गए हम लोग।
उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चा ये पास कर दो पीछे ज़रा पानी। चले बढ़ रही हूँ यार, अपना कर लेना, आप कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ना मुझे समझा लेने दो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ से चैप्टर मेन आपका शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर नहीं है, वो Q इजिकल टू एनी चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, वहाँ से भी चीज़ें आ जाती हैं, बट यहाँ से मेन शुरू होता है आपका थ्योरेटिकल फॉर्म। ठीक है, ऐसे बनाना, सुनो ऐसे बनाना ताकि पीछे से बनाओ, ताकि चीज़ें ज़्यादा कवर होंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहली चीज़, मैं पहले कंडक्टर का डायग्राम बना रही हूँ। देखो, कंडक्टर का मतलब क्या है, एक पतली सी कॉपर वायर मान लो, बट मैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बना रही हूँ तो थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगी। सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में क्या है, पहले से इनके पास क्या क्वालिटी है, दे पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर वायर का डायग्राम है, मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है। ठीक है, अब होता क्या, देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाए, जब भी किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को ही हम करंट बोल देते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। यही पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, क्योंकि हम चार्ज के बारे में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पढ़ते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पढ़ते नहीं है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, एक और चीज़ समझो, उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। सपोज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की मैं बात करूँ, सिर्फ इतने एरिया की बात करूँ, ठीक है, इतने एरिया की बात करूँ। अब इतने एरिया में, इस छोटे से एरिया में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रेट मैं अगर बोल दूँ तो, जैसे मैं बोलूँ, पढ़ा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस रेट पे फ्लो कर रहा है। रेट का मतलब, टाइम की ऐसा यूनिट इज सेकंड, तो हम हर चीज़ मिनट में या आवर में बात नहीं करेंगे, हम सेकंड में बात करेंगे। तो एक सेकंड में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे हम सिंपल बात करूँ, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके लिखने के दो तरीके हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक और चीज़ देखो, इसमें करंट का डिनोशन क्या है, आई। चैप्टर में करंट को डिनोट कैसे करेंगे, आई से करेंगे। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट है, तुम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी क्या अभी तक, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, करंट को डिनोट करते हैं आई से, और यही आई से करते हैं, कुछ अपने मन से कोई और आई मत ले लेना, ये जाके मत लिख देना स्मॉल आई, दिस इज नॉट करंट, कैपिटल आई करंट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब मुझे लिखना है 12 एम्पियर का करंट, तो आई इज इक्वल टू 5A। ठीक है, आई इज इक्वल टू 5A। अब इसी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, सोने की बात नहीं यार, कैसे नींद आ जाती है तुम लोगों को। क्या है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का डिनोशन Q, और रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। रेट का मतलब भी टाइम से डिवाइड कर दो चीज़ों को। ठीक है, अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट और छापना शुरू कर दो, लिख लो, खत्म। हाँ, इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद इसको ऐसे सिंबल में भी लिखना है, Q/T। अब इतना आराम से बैठ के छापो। ये तो अच्छा चैप्टर है, इसमें नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, बल्ब वाले, बहुत सारे बल्ब वाले डायग्राम है इसमें। कब
पेपर देने अच्छा टेस्ट पेपर में। क्या हो गया? बढ़िया सीधे करो। बस खड़े होना है, ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ऐसे ठीक है। फॉर्मूला लिखा तो हुआ है ऑलरेडी, तो सामने से फोटो ले रही है ना वो तो। नहीं हंसते हुए लो यार, चुप रहो, मेरी फ़ोटो गंदी क्यों लाना चाहते हो तुम लोग? हाँ पीछे से क्या चुटिया देखेंगे बस, अब मत लो, हो गया। तो पढ़ाऊंगी तो लेना, फिर रुक जाओ। तो क्यों जल रहा है? क्या बोल दिया छोटी को, क्या बोल दिया बढ़िया, मेरी मत लगाओ, बच्चों की लगाओ, बस खत्म करो। हमारे पास पोस्ट नहीं रहता ना इस वीडियो को लेकर। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट, डन, खत्म करो। छोटी को कुछ और बोल दिया। हैं? तेरा कितना ध्यान रहता है इन चीज़ों में, पढ़ने पे ध्यान लगा दे थोड़ा। क्या बोल दिया? सुनो, हो गया ये वाला काम, ठीक है। हिमांग तुम्हारे पापा से बात करूंगी मैं आज दोपहर में, मेरे और सर ने यही बात करी, इसके पापा से बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे नंबर बहुत गंदे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इसकी रीज़न भी है, सर को तो बहुत अच्छे से पता है। सर ने ही मेरे को बोला कि तुम इसके मम्मी पापा से बात करो, क्योंकि वो तो हमेशा करते हैं, अब मैं करूँगी। अगर तूने और बात करी, अब किसी की इतनी नहीं फटती अपने घर वालों से जितनी इसकी फटती है, पता नहीं क्यों यार। ठीक है, यहाँ पे मैंने रोक दिया था फॉर्मूला, ठीक है। अब चुप रह जाओ। इसका ना ये तो मेन फॉर्मूला है, इसका कन्वर्जन पहले मैं एसआई यूनिट में लिखती हूँ, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। मैं कब बोलूँगी किसी कंडक्टर में कि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है। ये 1 न्यूटन याद कर लो, मोमेंटम के बाद पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, आता तो है, तो दिमाग चलाया कर, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर का, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, ऐसा 1 एम्पियर। तो आपको करने का तरीका, पहले तो फॉर्मूला लिखिए, स्टेप बता रही हूँ, मार्किंग है। दूसरा उसका कन्वर्जन एसआई यूनिट पे लिखिए, और सबके आगे पहले 1 लगाइए, क्योंकि 1 1 पूछ रहा है वो, तो सबके आगे 1 लिखाइए। जब इतना कर लोगे तब इंग्लिश में लिखना है। जब 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो होगा तो कितना करंट जनरेट होगा, 1 कूलम का। 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing in a conductor through a particular cross section area in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. लिख लो, क्वेश्चन डाल के लिखोगे डिफाइन 1 एम्पियर, और स्टेप फॉलो करोगे, पहले फॉर्मूला, फिर एसआई यूनिट, फिर इंग्लिश में लिखना। हाँ ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ये तो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल से तो अच्छा यही है, वो तो खून पिएगा तुम लोग का, ये तो इजी है। बहुत खुश हो गई बात, तुम मत बोलना बस। मानिक तुम्हारे घर पर बात करना है क्या?
तुम तो पढ़ते ही नहीं हो यार, लेकिन क्लास रोज आते हो, ये तुम्हारी अच्छी क्वालिटी है। आता ज़रूर है ये। आयुष्मान तुम क्यों नहीं आए थे 2-3 दिन से? कहाँ गए थे? रिकॉर्डिंग देख ली तुमने? कहाँ है तुम्हारा गांव? बिहार बत कहाँ के हो? बिहार में कहाँ है? नाम तो बताओ। तो इतना तो वो नहीं है कि लाइट नहीं है वहाँ पे, रहने दो। हम लोग का दिया है, दियर मतलब? एकदम इंटीरियर एरिया बांध के बगल में। अच्छा साल भर से आती है लाइट, वरना जैसे एक बार बक। खंभा गिर गया, सही में एक बार खंभा गिर गया तो 1 महीने तक रिपेयर हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी मान के बताओ। गर्मी जाके 18 घंटे लाइट गर्मी में कोई कैसे सोएगा फिर? तो बस सोते हैं, आदत है। वही तो भीड़ों में है। खाना कैसे बनता है? नहीं वो तो गैस से बनता होगा, ठीक है। चलो शुरू करें। वो कह रहा पत्ते लपेट के, किसका दिमाग था ये? चला लिया दिमाग इसने। ध्रुव बोलता है, पता नहीं तुम लोग को, ध्रुव धीरे से बोलता है और ऐसी बात बोलता है बस। ठीक है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। करंट इतना ही है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन, ऐसा नहीं आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा नहीं आता। डिफाइन 1 एम्पियर आता है। इसकी डेफिनेशन मत रटने बैठ जाना, सिर्फ डिफाइन 1 एम्पियर लिखना समझ लो, रटने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बचा अब? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दिया, आधा तो मैंने करा दिया, ठीक है। आ जाओ, अभी ओम्स लॉ तक कराऊंगी बस। जहाँ अगर मैं 5-10 पे ख़त्म कर दूँ तो 5-10 पे चल जाना पक्का। मैं ओम्स लॉ से आगे नहीं पढ़ाऊंगी, इतना फास्ट नहीं पढ़ाऊंगी। चैप्टर मतलब ये समझो 25% तक ओम्स लॉ तक ही है, तो आधा एक दिन में इतना पढ़ा के क्या फ़ायदा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टाइप टॉपिक डालो। पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। हमने देखो चार्ज पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब ऐसे टॉपिक सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में? सुना होगा ये वाला वर्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम क्या है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के तरीके देखो, इतना बड़ा लिखने मत बैठ जाना एग्जाम में, शॉर्ट में लिखते हैं पीडी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही, फिजिक्स में पीडी का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। इसका डिनोशन कैसा है? V, और इसकी SI यूनिट है, इस पोटेंशियल डिफरेंस का डिनोशन है V, और इसकी SI यूनिट है आपकी वोल्ट, साइंटिस्ट के नेम पे वोल्ट, ठीक है। तो मुझे लिखना है 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो V = 12V। ये इजी है, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। इसका डिनोशन भी V है और SI यूनिट भी V है। V मतलब लेकिन अलग है, ये V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस V स्टैंड फॉर वोल्ट, क्योंकि वो SI यूनिट है उसकी, ठीक है। तो पहले इतनी चीज़ें लिख लो, SI यूनिट और डिनोशन, फिर आगे समझाती हूँ क्या होता है ये। बढ़े आगे, ठीक है। एक्चुअली ना इसके बारे में देखो एनसीईआरटी तो बहुत कम लिखती है, बट थोड़ा सा समझ लो, इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, बट डिटेलिंग नहीं होगी ना तो चीज़ें मैं समझा नहीं पाऊँगी कि क्या चीज़ है थोड़ी सी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को 2 मिनट अभी साइड करो, इससे पहले एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जानते हो? फील्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? किसी चीज़ का कोई दायरा, ठीक है। जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, अगर सपोज़ ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है और ये एक आयरन नेल है, ठीक है। मैं यहाँ रखूँगी तो इनमें अट्रैक्शन होगा, अगर मैं इनको 1 किलोमीटर दूर रख दूँगी तो अट्रैक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी फील्ड ही नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फील्ड का मतलब वो दायरा कि उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आई तो या तो वो अट्रैक्ट करेगी या तो वो रिपेल करेगी, ये दोनों चीज़ें हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सपोज एक चार्ज है, ठीक है, ये इसका फील्ड बना रही हूँ मैं। कोई चार्ज कहीं रखा हुआ है, कहीं का मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं तो कुछ और समझ लो, घर रखा है, बेड पे रखा है, ऐसा ही नहीं। आपके अगल बगल कहीं भी कोई, हर जगह चार्ज है, ठीक है।
मैटर हर जगह है तो चार्ज हर जगह होगा। एक चार्ज है जिसका फील्ड इतना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बोलता है कि अगर फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, ठीक है। अगर मैं इस फील्ड के बीच में कोई और चार्ज लेकर आऊँ, देखो ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव मुझे नहीं पता, मैं ऐसे रैंडमली अभी मान लेती हूँ, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मानने के लिए, आपको समझने के लिए मान लिया, ठीक है। हमें नहीं पता, कोई भी चार्ज हो सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है। अगर मैं इसके बीच कोई भी टाइप का चार्ज लाऊँ तो ये कुछ तो रिएक्शन करेगा ना, आइदर वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई चार्ज इन्फिनिटी से परे, ये लाइन मैंने इन्फिनिटी की बना दी ऐसे रैंडमली मानने के लिए, जब कोई चार्ज इन्फिनिटी से परे, मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, ठीक है। जब इन्फिनिटी के परे से आप 1 कूलम का चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझना, इस चार्ज को मैंने उठाया, इसको मैं ले आऊँ, कुछ तो फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसके रिपेल होने के बावजूद भी मैंने इसको यहाँ ला के रख दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इस पर कुछ वर्क डन करा। वो तो फोर्स लगा रहा है रिपल्शन का, इंस्पाइट मैंने उस पर वर्क डन करा, कुछ मेहनत करी, ठीक है, वर्क डन करा, पढ़ा है ना वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेस भी हुआ, तो मैंने वर्क डन किया। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में मैंने एक वर्क डन करा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा है, जब आप इन्फिनिटी से परे कोई एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसलिए ये है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं होता है, ये जब चार्ज की डिस्कवरी ना बहुत पहले हो गई थी, 1400-1500 शताब्दी में, और नेगेटिव चार्ज डिस्कवर हुआ था ये जब जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है, 1889 समथिंग में। तो उस टाइम के लोग नेगेटिव मानते ही नहीं थे, तो उनके दिमाग में से पॉजिटिव था, तो इन्होंने इसलिए पॉजिटिव बोल दिया। ऐसा नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है, बट उन्होंने जो लिख दिया थ्योरी में हम वही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम का चार्ज आप इन्फिनिटी से उठा के किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में ला के रख दोगे, तो इसको क्या बोल देंगे, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक। अब इस पर ये फोर्स जो लगाएगा वो इसकी मजबूरी है, वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स एक ही बोलती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है, बट 10th में तुम एक समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th में थोड़ा और तुमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस पर। तो लेकिन मैं फिर भी दोनों अलग करके बताती हूँ। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को V, सिंबल दोनों का एक है, ऐसा नहीं इसके लिए अलग सिंबल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कुछ अलग आएगा, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ही पढ़ते हैं इसको भी। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब मैं एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज लेकर आके किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगी, यही होता है, ठीक है। मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या किया, वर्क डन किया। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपने 1 कूलम को चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, डेफिनेशन भी ये बोलती है, जब आप एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को किसी वर्क डन करके दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे, वही पोटेंशियल डिफरेंस है उसका, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आई? नहीं, 1C आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब 1 वोल्ट डिफाइन करोगे तो लिखोगे, ठीक है। अभी तो मैं डिफाइन नहीं करी, हमें पता है वो चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैपिटल क्यू लिखो चाहे स्मॉल क्यू, मुझे तो कैपिटल थोड़ा अच्छा लगता है, तो गो फॉर कैपिटल, ठीक है, थोड़ा वेटेज लगता है इस पर। अच्छा, लेकिन देखो ये दोनों के फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, आपको यही याद रखना है। तुम अगर ये कहानी भूल भी जाओ ना तो कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें 12th में थोड़ा काम आएगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, 10th में तो कोई नीड नहीं है इसकी। लेकिन मैं अगर ये नहीं समझाऊंगी तो वो समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये कैसे बता दूँ वर्क डन क्या है या चार्ज कहाँ से आ रहा है। अब सपोज एक और चार्ज लाती हूँ, ठीक है, डिफरेंस समझा रही हूँ। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन अब डिफरेंस समझा रही हूँ। क्या है वो, ला ला मैं एक और सरफेस चार्ज लेके आ रही हूँ और इसको यहीं तक रख दिया, ठीक है। मुझे मेहनत किस पे लगी होगी ज़्यादा, इसको W1 मान लो, इसको W2 मान लो, किस पे मेहनत ज़्यादा लगी होगी, 1 को। ये
ये वाला चार्ज इस पर बहुत फोर्स लगा रहा होगा, इसको पीछे भेजने की बहुत कोशिश कर रहा होगा, इस पर थोड़ा कम फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि इस पर दूर है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। सिंपल सा डिफरेंस तो बहुत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही थोड़ा टफ है समझना। डिफरेंस कुछ नहीं होता, दो पोटेंशियल के बीच, पहला पोटेंशियल ये है, दूसरा पोटेंशियल ये है, इन दोनों पोटेंशियल के बीच डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करके। ये वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी आपको, ठीक है। जैसे W1 इज ग्रेटर देन W2, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे बस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाकर आप दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफरेंस क्या है? दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकाल दो। देखिए फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि है तो वही वर्क डन, है तो वही चार्ज, तो कुछ अलग चीज़ तो हो नहीं रही, वही चार्ज ला रही हूँ, चार्ज ही तो ला रही हूँ और वर्क डन ही कर रही हूँ, तो कहाँ से फॉर्मूला डिफर करेगा, ठीक है। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो, लिखवाती हूँ उसको, हटा रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ समझाया है मैंने, इसकी ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, इस पर नज़र मत डालना, ये सब बाद में समझाऊंगी। अभी ये सब पढ़ा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है सबकी। आगे बढ़ो भैया। बताती हूँ क्या लिखना, रुक जाओ। नीचे वाली लाइन कॉपी करो और वही फार्मूला लिखोगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पूरा लिखोगे, पहले वर्ड में लिखोगे, PD, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। और कैसे लिखोगे इसको? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इतना लिखो, पहले नीचे वाली डेफिनेशन, फिर वो जो ग्रीन वाला पार्ट है। पढ़ भी लेना इसको, जो मैंने पढ़ाया है वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। कर लिया यहाँ तक? कर लो डिफाइन 1 वोल्ट क्वेश्चन लिख के, जैसा सिखाया है। पहले फॉर्मूला, फिर एसआई यूनिट, फिर इसका लिखो। वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट, फिर वोल्ट, वर्क डन की एसआई यूनिट जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। लिख भी देती हूँ तुम लोगों को, नहीं तो पहाड़ लगेगा। देखो यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। डिफाइन 1 वोल्ट कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, वर्क डन की एसआई यूनिट जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। सबके आगे 1 1 लगाओ, फिर लिख दो जब किसी कंडक्टर में when 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be 1 volt। जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। सिंपल। डिफाइन 1 वोल्ट करके लिखना है इसको। बस इसके बाद ओम्स लॉ पढ़ा रही हूँ, फिर चैप्टर, फिर क्लास ओवर करूँगी। वो छोटा है बिल्कुल, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने वाला बस यही है थोड़ा बहुत।
इतना टेंशन नहीं लेना इसको लेके, सिर्फ ये पढ़ लेना, ठीक है। इतना ये वो इन्फिनिटी वगैरह भूल जाना, वो थोड़ा समझाने के लिए था बस, ठीक है। याद रहती तो अच्छी बात है, 12th ईजी हो जाएगी थोड़ी। डिफाइन 1 वोल्ट कर दिया, 1 एम्पियर कर दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको नजरअंदाज मत करना। 1 नंबर में ही आता है, तो लिखने के स्टेप हैं इसके। आप सिर्फ इंग्लिश में लिख के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। उसका पहले मेन फार्मूला, फिर कन्वर्जन इन एसआई यूनिट, तब इंग्लिश में लिखना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कौन करता है? कभी बैटरी के ऊपर आपने देखा है, कभी कभी लिखा रहता है 3 वोल्ट 8 वोल्ट करके, ऐसा 3V 8V करके लिखता है। तो ये लिख दीजिए बैटरी और सेल, लिखिए बैटरी और, नोट करके लिखिएगा, बैटरी और सेल इज यूज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, इज यूज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी एग्जाम में पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, तो आप लिखोगे बैटरी और सेल। इन्हीं के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब देखो क्रिएट कैसे होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगी उसका क्या मेन फंक्शनिंग है, बट वो नीड नहीं है। वो 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो फिजिक्स के समझ से परे है, वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है 12th की इलेक्ट्रो, तो उसकी नीड नहीं है। आप सिर्फ इतना जानो बैटरी और सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, ओम्स लॉ डायरेक्ट। ओम्स लॉ ही मेन है, ठीक है। इस पूरे सिलेबस में 2-3 चीज़ें हटा रही हूँ ये सब, ठीक है, कवर हो गया इतना। तो 25% तक तो हमने कवर कर लिया, कोई टेंशन नहीं। देखो ये सब मैंने करा दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वगैरह। आ जाओ ओम्स लॉ शुरू करते हैं, इसमें है ही नहीं ओम्स लॉ। ओ भाई आ जा, ये बहुत इजी है, सुना है इसके बारे में ओम्स लॉ? कुछ नहीं सुना था, गधो। लिखो हेडिंग डालो ओम्स लॉ, लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। समझ लो इसको, कुछ है नहीं। और ये तो डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी लेती हूँ, इसकी बस गारंटी लेती हूँ, ये आता है, ठीक है। और ये इजी भी है, पहले दिखाती हूँ। एक रफली सा, इसको ना सर्किट बोलते हैं, ये आगे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रही कि ये क्या है। ये एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये एक बल्ब लगा हुआ है और ये वायर है, ठीक है। तो ऐसे पूरे डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं फिजिक्स में। हुआ क्या देखना, बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो बैटरी के, जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो चलने लगते हैं। अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यू हैव टू कनेक्ट बैटरी और सेल, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, करंट आया और बल्ब ग्लो करा। बल्ब के ग्लो पे नज़र डालना, ठीक है। बल्ब का ग्लो देख लिया। अब नेक्स्ट देखो, मैंने 2 बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है। सेम चीज़ देखना, सेम करंट फ्लो हुआ। अब बैटरी के ग्लो पे नज़र डालो, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मैंने 3 बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है। सेम चीज़ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस करंट जाएगा। अब भी बैटरी का ग्लो थोड़ा ज़्यादा हुआ, ठीक है। एक्चुअली ओम्स लॉ क्या बोलता है, आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते जाओगे, उतना ही करंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। करंट का अमाउंट बढ़ेगा तभी तो बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। करंट ही कम दोगे तो बल्ब अच्छे से ग्लो नहीं करेगा। कहते हैं ना वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम होगा तो घर में ऐसे डिम सी लाइट रहेगी। वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो चीज़ें बहुत ब्राइट होंगी। यही है ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ही ब्राइटनेस आपको देखने को घर में मिलेगी। बट ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है जो हर जगह अप्लाई हो जाए, यूनिवर्स में भी अप्लाई हो जाए, ब्रह्मांड में भी अप्लाई हो जाए। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत खास जगहों पे अप्लाई होता है। कब कब, जब आप टेम्परेचर सेम रखोगे तब। तुमने टेम्परेचर से छेड़खानी करी, ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तुमने लेंथ से छेड़खानी करी वायर के, ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तुमने वायर के एरिया से छेड़खानी करी, ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसके साथ शर्तें हैं थोड़ी सी, ये कुछ खास कंडक्टर के साथ कुछ खास जगह पे ही अप्लाई होता है। इसको खास सेटअप चाहिए होता है, प्रॉपर एकदम फंक्शनिंग चाहिए होता है इसको अप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं तुमने चाहो तुरंत अप्लाई हो गया, नहीं। इसको सब कुछ सेम चाहिए। लिखा है ना अक्रॉस, पढ़ लेना। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट आई
through a flowing through a metallic conductor is directly proportional to potential difference across its ends provided its temperature remains the same। टेम्परेचर खास तौर पे सेम रखना है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा, फिर कितनी भी बैटरी लगाते जाओ करंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही कहता है ओम्स लॉ। और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें सेम रखनी पड़ती है, उन सबको हमें पढ़ना है लास्ट में। ठीक है, लेंथ का भी देखो इसमें रोल है, आगे बताऊंगी जब रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगी। क्रॉस सेक्शन का भी रोल है, टेम्परेचर का तो देख ही लिया, मटेरियल भी चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, ये चारों आगे पढ़ने की टॉपिक है, यहाँ नहीं है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, यही पढ़ाया है ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखते, पहले पढ़ाया। ये कांस्टेंट हटेगा तो R नाम का एक कांस्टेंट आएगा, उसको हटाने के लिए मैंने R नाम का एक कांस्टेंट लाया, और R को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो एक फॉर्मूला निकल कर आया V = I × R। यही है मेन ओम्स लॉ, ये छोटा सा ही है ओम्स लॉ। बस जब भी एग्जाम में आएगा डिफाइन ओम लॉ, अपने मन से मत लिखना। कभी भी कोई लॉ साइंटिस्ट की दी हुई लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो साइंटिस्ट ने खुद लिखी है, ये ओम साहब ने खुद लिखी हुई है, तो इसको रट लेना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये मत लिखना, ये वाली लाइन कर देना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लिखे बिना ओम्स लॉ पूरा नहीं होता। आप भले ही वो लिख कर आ जाओ और ये नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। भले 1 नंबर में आएगा, आधा नंबर टीचर उस पर दे देगा, आधा नंबर ये लिखने पे है आपको। ठीक है, ये कर लो ख़त्म, और इस पर 1-2 न्यूमेरिकल करा देती हूँ, क्लास ओवर। लेंथ एरिया अभी लिख सारा लो, लेंथ एरिया आगे पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना हम लोग को अभी। हाँ लिख, अरे छापो तो सारा ही छापो ना। ओम्स लॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक ही या रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें ये लेंथ वेंथ समझाऊंगी, ओम्स में नहीं आता ये मेन फॉर्मूला है, इसी को याद रखना, बाकी सब थोड़ा साइड भी कर देना तो चल जाएगा। कितने फॉर्मूले हो गए, तीसरा हो गया ना चैप्टर का। ठीक है, 3 पहली क्लास में 3 फॉर्मूले हो गए, 12-13 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। एक दो न्यूमेरिकल बस 1-2 ही कराऊंगी, बहुत इजी है, उसके बाद फिर क्लास ओवर करती हूँ। फ्राइडे हमारी क्लास होगी केमिस्ट्री की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री लेके आना सुबह 11 बजे। बायो में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शुरू करती हूँ। ठीक है, तीन नंबर का ही आता है, बट करवाना तो पड़ेगा वो चैप्टर। हो गया, ये पूरा कर लिया आप लोगों ने। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी किसी के यूनिट 2 में नहीं आएगा ना, ये तो बाद में आएगा मेरे ख्याल से, ये हाफ ईयरली में ज़्यादातर आएगा ये चैप्टर पूरा। फिजिक्स में ये 3 ही आएगा आपका, ह्यूमन ही आएगा, लाइट आएगा और इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा। मैग्नेटिज्म प्री बोर्ड में आता है बस, वो इजी है, वो सिर्फ 1 क्लास का चैप्टर है, और ये देते हैं वो बहुत इजी है, उसमें से क्वेश्चन भी 3 नंबर का आता है। चले बड़े आगे। ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल करो, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस पे कर लो, थोड़ा करंट पे कर लो, तो तुम लोगों को डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओम्स लॉ इतना ही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से पूरा चैप्टर शुरू हो जाता है, इसी से सब रिलेट करता जाएगा। ठीक है, बढ़ रही हूँ आगे। रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना अभी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी रेजिस्टेंस, साइड करो रेजिस्टेंस को।
चलिए हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल्स और देख लो कैसे करना है, पहले करो, मैं आंसर अपना करके रख लेना। फॉर्मूले एक जगह देख लो सारे कौन कौन, अभी ओम्स लॉ पे नहीं करा रही शायद मैं, ठीक है। फॉर्मूला देख लो पहले पीछे से कौन कौन से हैं। टाइम कभी भी मिनट में नहीं होता है, इतना याद रखना। टाइम का पहले कन्वर्जन करते हैं हम लोग। जब भी फिजिक्स की क्लास होगी ना इलेक्ट्रिसिटी की, थोड़ा पढ़कर आना पहले से, ठीक है, वरना इतने सारे फार्मूला सब खिचड़ी बन जाएगा एक साथ। नेक्स्ट में फिर 2-3 फार्मूले आ जाएंगे, तो सब एक बार पढ़ के ज़रूर आना, रिवीजन करके, ठीक है। देख लेते हैं SI यूनिट क्या है, कर लेने दो सबको। अपना अपना करो भाई, देखते क्यों दूसरे की कॉपी में। स्टेप लिखना, हाँ, प्रॉपर गिवन लिखकर और फॉर्मूला लिख के तब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ठीक है, जब 2-3 लोग के आ रहे हैं तो सही है। टाइम का कन्वर्जन करेंगे पहले। टाइम मिनट में है, मिनट से सेकंड में करें टाइम को। पूछ रहा है 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हारा बच्चा आई दिया हुआ है। कहाँ चले जाते हो तुम लोग, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं आज, ठीक है। क्वेश्चन में आपका आई दिया हुआ है 0.5, टी दिया हुआ है 10 मिनट्स, इसको इंटू 60 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 600 टाइम आ जाएगा। और तुमसे पूछ रहा है चार्ज, तुम्हें क्यों निकालना है, फॉर्मूला एक ही पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो कितना आंसर आ रहा है 300, तो 300 कूलम आ गया आंसर, ठीक है। ईजी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि टफ ही आते हैं, 1-2 टॉपिक टफ है इसके, बाकी सब पे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं। आगे बढ़ रही हूँ, हो गया तुम दोनों से आगे बच्चियाँ, दीपांजलि और ये सॉल्व, मुझे सॉल्व चाहिए बच्चा, सॉल्व किया करो तुम लोग फटाफट। टाइम का कन्वर्जन साइड में करोगे, 10 इंटू 60 करो, ठीक है। दीपांजलि तुम क्लास के बाद रुकोगे थोड़ा सा, एक बार चेक कर लेती हूँ आंसर। 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये सब 1-1 नंबर में आते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, ये सब आते हैं, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं। बच्चा क्वेश्चन भी लिखा करो, नहीं तो पता क्या चलेगा मैंने क्या कराया है। क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा मैम ने क्वेश्चन क्या दिया था, वो कॉपी में थोड़ी ना, क्वेश्चन लिखना तो ज़रूरी है ना। क्वेश्चन छोड़ के मत करना, क्वेश्चन लिखना, एटलीस्ट पता तो चले क्वेश्चन क्या था। अब मैं क्वेश्चन पेपर ना दूँ और सिर्फ सोल्यूशन पकड़ा दूँ, तो मैं पता क्या चलेगा क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़रूरी है, बिना क्वेश्चन के कभी नोट्स नहीं कंप्लीट होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए कैसे करना है, पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया है आप लोग को,
टाइम लगाओ फिर बताओ मुझे कैसे करना है। प्रत्युष हो गया था पिछले वाला, दिखाओ कॉपी दिखाओ, देखती हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। डायरेक्ट 600 कैसे आ गया हवा में, कहाँ कन्वर्जन? ऐसे नहीं बेटा, अपने तुम्हें मेरे दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है ना, तुम्हें अपने लिए पढ़ना है। तुम्हारा दिखाओ क्या हाल चाल है, हाँ? कन्वर्जन ये कहाँ से 600 आ गया? अपने दिखाने, मुझे नहीं दिखाई है, आपको अपने लिए पढ़ना है। मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? हाँ बच्चा तुम दिखाओ, आगे बैठोगे तुम, ठीक है? बढ़िया, तुम्हारा तो ठीक है। हाँ ट्राई करो, मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, 20 लाना चाहिए, दिखाओ। ठीक है, टाइम का कन्वर्जन करोगे वैभव, मार्क्स है सब पे। तुम क्या उसका छापे जा रहे हो? सुनो, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। देखो यार, 2 कूलम का चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, यानी क्यू तो गया गिवन है यहाँ पे। तुमसे वर्क डन पूछ रहा है, डब्लू निकालना है मुझे। अब कंफ्यूजन है कि 2 पोटेंशियल दिया हुआ है, ये V1, इसको V1 मान लो और इसको V2 मान लो। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 128 में से 118 माइनस कर दो तो V निकल कर आ जाएगा। बस फॉर्मूला लगा के निकाल दो, कितना आ गया? 20 जूल। खत्म, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैं क्या बोली, पोटेंशियल डिफरेंस भूल जाओ, बस निकालना आना चाहिए आपको एग्जाम में, और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं इजी। वर्क टू मान मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, गिवन कर लो और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V2, जो बड़ा है उसको V1 मान लो, जो छोटा है उसको V2 मान लो, माइनस करके निकाल दो, बस खत्म। ठीक है, देख लेती हूँ और क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं। कोशिश क्या करो लिखना V1 माइनस V2, ये तो नहीं लिखते बट V1 माइनस V2 करोगे ना तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा जाता है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो मिल जाएगा, 1 नंबर में क्या ही काटेंगे वो। 20 जूल, ठीक है, ये करा दिया है मैंने। ठीक है, हाँ देखो ये ऐसे भी पूछता है वो सवाल, मैंने बोला इनके पूछने का तरीका भी अलग है। पहला वाला तो मैंने कराया है, देखो ऐसे भी पूछा है, शो डैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 इन 10⁸ ऐसे करके भी पूछता है। करना वही चीज़ है, तो ये घुमा के पूछ सकता है ये सवाल, तो आपको दिमाग होना चाहिए करना क्या। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लेती हूँ कुछ मिस ना हो रहा हो। कर लोगे यार, अब सब कर लोगे। ठीक है, अभी कुछ खास पढ़ा नहीं हम लोग ने, तो इतना ही रहने देते हैं। ओम्स लॉ पे अभी नहीं कराऊँ क्योंकि ओम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप न्यूमेरिकल करने लायक बनोगे। 3 चीज़ पे, तीनों के छोटे छोटे का, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते इस पर, ऐसे ईजी आते हैं। ठीक है, तो कर लेना। मैं क्लास यहीं ओवर करती हूँ, नेक्स्ट क्लास हम ओम्स लॉ से आगे पढ़ेंगे।